करीब 30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए पिछले कुछ महीनों में इतनी विदेशी पूंजी भारतीय शेयर बाजार से निकल गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि विदेशी निवेशक भारत छोड़कर भाग रहे हैं, भारत की इकोनॉमी खतरे में है। लेकिन दूसरी तरफ आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही, वहीं युवा बेरोजगारी 15.2% तक पहुंच गई। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो रही है या अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ रही है? आज हम हर दावे की जांच राय से नहीं बल्कि डेटा, आधिकारिक रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर करेंगे। 30 बिलियन डॉलर यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए पिछले कुछ महीनों में इतनी विदेशी पूंजी भारतीय शेयर बाजार से निकल गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर एक दावा तेज़ी से फैलने लगा। विदेशी निवेशक भारत छोड़कर भाग रहे हैं, भारतीय रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और भारत की इकोनॉमी अब खतरे में है। लेकिन जब हमने इस दावे के पीछे के आंकड़ों को देखना शुरू किया तो कहानी इतनी आसान नहीं निकली, क्योंकि एक तरफ यही भारत है जहां वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 7.7% दर्ज की गई, जो पिछले साल की 7.1% से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, यह बाजार के 7.2% अनुमान से भी बेहतर रही। लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में युवा बेरोजगारी 15.2% तक पहुंच चुकी है। लाखों युवा आज भी रोजगार की तलाश में हैं और महंगाई आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है या फिर चमकते आंकड़ों के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां छिपी है जिन पर उतनी चर्चा नहीं होती? इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जीडीपी के आधिकारिक आंकड़ों की, विदेशी निवेश के डेटा की, रुपये की स्थिति की, बेरोजगारी और महंगाई के वास्तविक आंकड़ों की, और फिर तय करेंगे क्या भारत की इकोनॉमी वास्तव में संकट में है या फिर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीर अधूरी है। सबसे पहले शुरू करते हैं उस दावे से जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। क्या विदेशी निवेशक सचमुच भारत छोड़कर जा रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 30 बिलियन डॉलर की पूंजी निकाली। यही आंकड़ा सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। इसके बाद कहा जाने लगा कि विदेशी निवेशक भारत छोड़कर भाग रहे हैं और भारतीय इकोनॉमी खतरे में है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ भारत से ही पैसा निकला था? जवाब है नहीं। उसी समय जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और कई अन्य बड़े बाज़ारों में भी वैश्विक निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किए। इसकी वजह सिर्फ भारत नहीं थी बल्कि अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें, वैश्विक अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ता जोखिम भी था। यानी यह ग्लोबल कैपिटल रोटेशन का दौर था, सिर्फ भारत की कहानी नहीं। अब एक और तथ्य देखिए, अगर निवेशकों का भरोसा पूरी तरह ख़त्म हो गया होता तो जुलाई 2026 के शुरुआती 10 दिनों में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग 15,157 करोड़ की दोबारा खरीदारी क्यों करते? यानी तस्वीर का दूसरा पहलू भी मौजूद है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई चुनौती नहीं थी, चुनौती थी। लेकिन सवाल, आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि विदेशी निवेश का रुख अस्थायी रूप से एक ही दिशा में नहीं रहा। तो पहला निष्कर्ष यह निकलता है, 30 बिलियन डॉलर का एक आउटफ्लो एक तथ्य था, लेकिन सिर्फ उसी एक तथ्य के आधार पर यह कहना कि दुनिया का भरोसा भारत से ख़त्म हो गया पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर निवेशकों का भरोसा पूरी तरह नहीं टूटा तो फिर भारतीय रुपया दबाव में क्यों आया? तो पहला दावा पूरी तरह सही भी नहीं था और पूरी तरह गलत भी नहीं। लेकिन अगर विदेशी निवेशकों की वापसी शुरू हो गई थी तो फिर सोशल मीडिया पर भारतीय रुपये को लेकर इतना डर क्यों फैलाया गया? क्या सचमुच भारतीय रुपया एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी बन चुका है या फिर यह भी आधी अधूरी कहानी है? आइए अगले अध्याय में डेटा के साथ इसकी पड़ताल करेंगे। अब तक हमने देखा कि 30 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो पूरी कहानी नहीं था, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है,
अगर भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो फिर लाखों युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। यहीं से यह बहस और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। यह पिछले साल की 7.1% से भी ज़्यादा थी और बाजार के 7.2% अनुमान को भी पीछे छोड़ गई। यानी कागज़ पर भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ मार्च 2026 तक युवा बेरोजगारी लगभग 15.2% दर्ज की गई। यानी हर 100 युवाओं में लगभग 15 युवा नौकरी की तलाश में है। यही वजह है कि कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि सिर्फ जीडीपी बढ़ना ही काफ़ी नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या उस विकास का फ़ायदा रोज़गार के रूप में दिखाई दे रहा है। एक और तथ्य देखिए, भारत में हर महीने लगभग 10 लाख युवा काम की तलाश में कार्यबल का हिस्सा बनते हैं। अगर अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है तो उस गति से रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए। यही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। यानी उपलब्ध आंकड़े यह नहीं कहते कि भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, लेकिन यह ज़रूर बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एक जैसी रफ्तार से नहीं चल रहे हैं। यानी निष्कर्ष साफ है, जीडीपी एक अच्छी खबर है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है, जब विकास हो रहा है और रोज़गार भी चुनौती बना हुआ है, तो आम आदमी को सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का महसूस होता है? जवाब है महंगाई। आइए अगले अध्याय में महंगाई के ताज़ा आंकड़ों को समझते हैं। अब तक हमने देखा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव आया, लेकिन बाद में वापसी के संकेत भी मिले। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है। आइए इसका जवाब भी डेटा से समझते हैं। जून 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.38% दर्ज की गई। यह आरबीआई के 4% के मध्यम लक्ष्य से ऊपर है। यानी महंगाई अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। उस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। भारत अपनी तेल की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए जब तेल महंगा होता है तो परिवहन महंगा होता है, फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है और धीरे धीरे उसका असर खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा के सामान तक पहुंचता है। यानी महंगाई सिर्फ भारत की घरेलू नीति का परिणाम नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाओं का भी बड़ा असर था। अब एक और तथ्य देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.6% रहने का अनुमान दिया है। यानी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, लेकिन साथ ही महंगाई और रोज़गार जैसी चुनौतियां भी बनी हुई है। यही वजह है कि उपलब्ध आंकड़े एक संतुलित तस्वीर दिखाते हैं। न तो यह कहना सही होगा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, और न ही यह कि कोई समस्या है ही नहीं। असली तस्वीर यह है कि भारत की इकोनॉमी विकास भी कर रही है और साथ ही कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना भी कर रही है। अब इन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं। तो अब तक हमने हर बड़े दावे को एक एक करके डेटा और तथ्यों के आधार पर परखा। सबसे पहले मार्च से जून 2026 के बीच विदेशी निवेशकों ने लगभग $30 बिलियन निकाले, लेकिन जुलाई 2026 के शुरुआती दिनों में ही 15,157 करोड़ की दोबारा खरीदारी भी देखने को मिली। यानी सिर्फ आउटफ्लो देखकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। दूसरी तरफ वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही, जो पिछले साल के 7.1% से अधिक थी। यह दिखाता है कि भारत अब भी दुनिया की तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। युवा बेरोजगारी 15.2% तक पहुंचना एक गंभीर चुनौती है। भारत में हर महीने लगभग 10 लाख युवा कार्यबल में शामिल होते हैं। ऐसे में केवल जीडीपी बढ़ना पर्याप्त नहीं, रोजगार के अवसर भी उसी गति से बढ़ने चाहिए। महंगाई की बात करें, 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन 4.38% रही, जो आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर है। यानी आम आदमी की जेब पर दबाव आज भी एक वास्तविक चुनौती है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? उपलब्ध डेटा यह नहीं कहता कि भारत की इकोनॉमी पूरी तरह संकट में है, लेकिन यह भी नहीं कहता कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। सच्चाई इन दोनों के बीच है। भारत के पास मजबूत जीडीपी ग्रोथ, बड़ा घरेलू बाजार और निवेश की क्षमता है। वहीं दूसरी ओर रोज़गार, महंगाई और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाना ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधा सच नहीं, पूरा डेटा देखिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को समझने का सबसे सही तरीका वायरल पोस्ट नहीं, बल्कि तथ्य, आधिकारिक आंकड़े और संतुलित विश्लेषण है। अगर आपको यह एविडेंस बेस्ड एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही डेटा और तथ्यों पर आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।